नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। दिल्ली कार ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में एनआईए के डीजी, आईबी डायरेक्टर मौजूद रहे। एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मीटिंग में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी मीटिंग में वर्चुअली जुड़े। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह बड़ी मीटिंग गृह मंत्री के आवास पर हुई है और ये मीटिंग अब खत्म हुई है। दिल्ली कार ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग हुई और लगातार देखिए, आपने थोड़ी देर पहले पीएम को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि जो गुनहगार है वो बख्शे नहीं जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही है और लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो दिल्ली है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और अब इस पूरे मामले में लगातार जो मीटिंग्स है वो हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो बैठक हो रही थी वो बैठक अब पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, क्या फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। और क्योंकि अब देखिए, ये जो कुछ हुआ है इसके बाद लगातार जो ये ड्राइवर है, जांच उसकी भी हो रही है, क्योंकि लगातार जो धमाके में मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ी है। जो घायल हैं उनकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप समझिए, स्थिति ये है कि शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से ही हो पा रही है। और संजय शर्मा की मौजूदगी हमारे साथ है ज़्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय जी, ये जो मीटिंग है वो खत्म हुई है, क्या फैसला लिया गया इस मीटिंग में, क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, लाल किले पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ये मामूली हमला नहीं है। इसके तार कश्मीर से जुड़े हुए हैं, पुलवामा से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ क्या इसमें सीमा पार आतंकवादियों का इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद की डिज़ाइन इसमें देखी जा रही है। तो इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है। सभी तरह से सभी एंगलों से जांच शुरू कर दी गई है। कल जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हर एंगल से जांच की जाएगी, तो फिलहाल जांच के एंगल का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच के एंगल में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों को भी शामिल किया गया है। आतंकी जितने वहां पर जितने आतंकियों के अड्डे हैं, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इनसे तार जुड़े हुए हैं, ये भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ फिदाइन अटैक था, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी तरह से प्लान्ड अटैक था। लेकिन जब फरीदाबाद मॉडल जब बस्ट हुआ, जब जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद से वहां पर अरेस्टिंग की, साथ ही साथ वहां पर विस्फोटक बरामद किए, बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ था। उसके बाद से एकदम से जल्दबाजी में थे आतंकी। उनको ऐसा लगने लगा था कि कहीं कार्रवाई करने के पहले, कहीं बड़ा हमला करने के पहले ही ना पकड़े जाए, तो जल्दबाजी में किया गया अटैक लगता है लाल किले वाला। क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक की संख्या मौजूद थी, विस्फोटक की सामग्रियां मौजूद थी, उससे वो कई बड़ी संख्या में कई जगहों पर इस तरीके के आतंकी हमले कर सकते थे। लेकिन जो सिर्फ लाल किले पर हमला हुआ, क्या इस तरीके के और हमले करने की तैयारी है, ये भी देखना होगा। तो अभी छानबीन का दायरा बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक खत्म हुई है और अब एक एक करके वहां से कई सारे लोग निकलते जा रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है और लगभग 2 घंटे से ज़्यादा बैठक चली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। सभी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है और जो भी जितने भी सबूत सामने आए, लगभग 3 से 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी सहायता से इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। तो एनएसजी इसकी जांच कर रही है, एनआईए इसकी जांच कर रही है, स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, आईबी भी इसमें लगी हुई है। तो देखना होगा कि इसकी जांच की कड़ियां किस दिशा में जाती है, कहां तक पहुंचती है। बिल्कुल। और संजय, देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में तो हुआ है, लेकिन क्या ये कहीं कहीं पर और भी प्लांट है, जांच इसकी भी होनी चाहिए। बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये जो व्यक्ति सामने आया है, जो कार खड़ी रही 3 घंटे, वो एक बार भी निकला नहीं है। तमाम चीजें, काफी सारी बातें सामने आ रही है और इसके तार अब अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़े फैसले जो है वो भारत सरकार की तरफ से सामने आ सकते हैं? संजय, देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस तरह से गुजरात में पहले पकड़े गए, हमने देखा गुजरात पुलिस से वहां पर 3 आतंकियों को पकड़ा। उसके बाद में फरीदाबाद में वहां पर आतंकी मॉडल पकड़ा गया। उसके बाद में दिल्ली में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। तो क्या ये यहीं पर रुक गया या ये आगे भी बढ़ने वाला है?
क्या इस तरीके से पूरे देश को दहलाने की कोई साजिश रची गई है? देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले की साजिश रची गई है? कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कहां-कहां पर इस तरीके के धमाके करने की साजिशें रची गई हैं, ये देखना होगा। इसकी जांच में सभी जांच एजेंसियां जुट चुकी है, चाहे एनआईए की बात करें, आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां सब अपनी अपनी जांच पर लग चुकी हैं, काम पर लग चुकी हैं। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, देश के साथ साथ देश के बाहर भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। आईबी इसमें एक्टिव हो चुकी है, साथ ही साथ सीमा पार से भी क्या आतंकियों के लिंक जुड़े हुए हैं, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि जांच के तार कहां तक जाते हैं, क्या देश के भीतर हैं या देश सीमा पार तक जा रहे हैं, तो यह भी देखना होगा। बिल्कुल। और संजय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री जब भूटान में थे, काफ़ी इमोशनल होकर उन्होंने ये कहा कि जो भी गुनहगार है वो बख्शे नहीं जाएंगे। रक्षा मंत्री भी ये बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर जो भी ये हुआ है, ये एक तरह से फिर से भारत को एक तरह से चुनौती देने की कोशिश की गई है, जिसका अंजाम अब आने वाले समय में बहुत भयानक होगा। क्योंकि रक्षा मंत्री तो पहले ही कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैबिनेट ने एक फैसला लिया था और वो फैसला ये था कि कोई भी आतंकी हमला अगर देश में होता है तो उसको देश पर हमला माना जाएगा और उस अपराधी के साथ में, उसके उन आतंकियों के साथ में, उनके आकाओं के साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो कि देश के दुश्मनों के साथ किया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच में दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है। तो इसका अंजाम क्या होगा देखना होगा, क्योंकि इसकी सबसे पहले लिंक ढूंढी जा रही है, जड़ें ढूंढी जा रही हैं कि इसकी जड़ें कहां तक जा रही है। क्या पाकिस्तान तक जा रही है या देश के कुछ हिस्सों तक जा रही है, कश्मीर तक जा रही है, यह देखना होगा। जब तक उसकी जड़ें नहीं मिलेंगी तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूटान में भी कह दिया है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि किसी भी हालत में लाल किले के आतंकियों के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो भारत सरकार पूरी तरह से, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान स्पष्ट करता है और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। आपका बहुत शुक्रिया संजय इन तमाम जानकारियों के लिए। और क्योंकि देखिए, ये जो हमला हुआ है वो काफी बड़ा हुआ है। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी जी, क्या ये माना जाए कि ये जो कुछ भी एक कायराना हरकत हुई है, ये क्या ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश की गई? क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि भारत को किस तरीके से ललकारा गया था। याद होगा आपको, बहावलपुर का शायद वो वीडियो था और भी कई ऐसे वीडियो सामने आए थे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये पहला हमला हुआ है? देखिए, इस सदी में पिछले 25 सालों में 16 हमले, यानी कि 16 बम ब्लास्ट केवल और केवल दिल्ली में हुए हैं। और अगर लाल किले को भी ले तो लाल किले के पास ये तीसरा हमला है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि आज का डिस्पेंसेशन ये कह दे कि साहब वो जो हमले हुए थे, जो 16 हमले का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनमें वो पहाड़गंज का हमला भी था जिसमें एक ही बम ब्लास्ट में 70 लोग मारे गए थे, कि ये तो 2014 से पहले हुए हैं। अगर हम ये मान भी लेते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज तो उस समय भी वही थी और आज की तारीख में भी वही है। और फिर जब इंटेलिजेंस एजेंसीज का जिक्र आता है तो हम फिर ये पूछेंगे कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या इंफॉर्मेशन ब्यूरो या नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA या नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या जॉइंट साइबर ब्यूरो या ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस या डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी या सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यानी कि इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हिंदुस्तान में हैं, उसके बावजूद जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तब होने के बाद सब हरकत में आती हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये करना चाहिए। भाई, अगर
ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक कमांड के अंदर होती। देखिए, फौज का एक सिद्धांत है कि ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, उसका कमांडर एक होना चाहिए। अगर ये इंटेलिजेंस एजेंसी अलग अलग हैं, इनके सबके डायरेक्टर जनरल अलग अलग अपनी सुविधाओं को भोग रहे हैं, तो हम क्यों ना कहें कि ये एक पॉलिसी की कमी है और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये कोई एक आध दिन का काम नहीं है मैम। देखिए, 3000 से किलोग्राम यानी कि 3 टन अमोनियम नाइट्रेट का इकट्ठा होना कहाँ कहाँ से आया होगा। हाँ, ये कह दिया जाएगा कि साहब अमोनियम नाइट्रेट को तो किसान खरीदते हैं, लेकिन वो जो किसान खरीदते हैं उन्हें 50 किस्म की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तब उन्हें 2-4-5 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता होगा। लेकिन 3 टन अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा किया गया, कितने सारे किसानों के नाम से उन्होंने लिया होगा, ये कलेक्ट किया होगा, लाया गया होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, इकट्ठा करके बोतलों में बंद किया गया होगा, फिर जितने सारे सूटकेसेस हैं वो दिखाए गए हैं उनमें रहा होगा। तो क्या उस समय हमारी LIU और ये जो मैंने आपको नाम गिनाए इंटेलिजेंस एजेंसीज के, क्या ये सोए हुए थे? लिहाजा हम बार बार एक नैरेटिव रचते हैं कि ये पाकिस्तान के द्वारा कराया गया है या आतंकियों के द्वारा कराया गया है। भाई, हमें पहले अपने घर में भी तो झांकना चाहिए। मेरा कहना ये है, इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी ये दावा करती हैं कि हम तो ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ चली गई थी जब कारगिल के अंदर घुसपैठ हुई थी, या जब गलवान में एक्शन हुआ था गलवान में? और ऐसे ही अब इतने समय से, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 डॉक्टर और भी 9-10 पकड़े गए हैं। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब जगह के तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब नजर आ रहे हैं, ये नजर आने चाहिए थे पहले। जब दूध बिखर गया, उसके ऊपर आप चिल्लाते रहे तो उससे दूध तो वापस नहीं आ जाता। जिन लोगों की जान चली गई वो तो चली गई, लेकिन वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी क्या कर रही थी जो बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाह लेती हैं? ये जिम्मेदारी सर उनकी बनती है। ये किसी न किसी को ये सवाल पूछना पड़ेगा, और ये सवाल पूछा जाएगा होम मिनिस्ट्री से कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ही ऐसा कैसा है कि जो डिफेंस का सिपाही है वो कहता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में BSF CRPF के हैं वो कहते हैं साहब मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता हूँ, और जो पुलिस वाला है वो कहता है साहब मैं तो जेल के एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता हूँ। एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 फील्ड कंपनी होती हैं, उन कंपनियों के तालमेल में लंबा समय लग जाता है। यहाँ पे 3-3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लोग अलग अलग कैसे करेंगे? ये जो जॉइंट ऑपरेशन है ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन अगर एक लॉजिकल और रीजनेबल बात एक साधारण आदमी के मुंह से निकले, और साधारण होने के बाद भी मैंने लड़ाई लड़ी है, 1971 का युद्ध लड़ा है, उसमें वीर चक्र प्राप्त हुआ, लिहाजा मेरी बात के ऊपर मैं आपके दर्शकों के सामने ये लाना चाहता हूँ कि यूनिफाइड कमांड ये फौज का सिद्धांत है कि कमांडर एक होना चाहिए। अगर एक कमांडर होता तो 15 जगह से आई हुई इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने में, निष्कर्ष निकालने में, उसको कंक्लूड करने में आसानी होती और कम टाइम लगता। वो हम नहीं कर रहे हैं आज। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो पूरा धमाका किया गया इसके बारे में सर आपने भी तमाम चीजें देखी होंगी, पढ़ी होंगी। ये पूरा जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई, कहा जा रहा है कि 3 घंटे तक वो गाड़ी से निकला नहीं और उसके बाद ये धमाका हुआ। कुछ लोग शुरुआती दौर में ये भी कह रहे थे कि ये धमाका जल्दबाजी में किया गया है। मतलब क्या ये पूरी तरह से और प्लान्ड वे में करना था? अच्छा, इस तरह के धमाके के बाद सर ये भी चांसेस हो जाते हैं कि कई और जगहों पर भी धमाके प्लान होते हैं। सर आप हमारे साथ रहिए, इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और फिर आपके पास आते हैं। दिल्ली धमाके के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो तेज हो गया है। दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में छापेमारी हो रही है, लखनऊ में भी कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी हो रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। लखनऊ में भी कई जगहों पर संयुक्त छापेमारी देखने को मिल रही है। तो लगातार जगह जगह पर जो सर्च ऑपरेशन है वो अब तेज होते हुए दिल्ली, जम्मू और यूपी में भी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार तेज होते हुए, आपको बता दें कि छापेमारी भी लगातार होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में भी कई जगहों पर
संयुक्त छापेमारी। और टीपी त्यागी सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर, जो सवाल मैंने पूछा वो, और साथ ही साथ ये भी बताइए सर कि जब इस तरह के धमाके होते हैं और जो स्लीपर सेल की जिसकी बात होती है वो भी काफी एक्टिव होते हैं, और अच्छा अगर आप देखें सर तो इसमें सारे डॉक्टर्स और पता नहीं ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। इससे पता ये चलता है कि इनका किस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है। देखिए, साधारणतया ये माना जाता था कि जो आतंकी होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, धर्म के नाम पर अंधे होते हैं, कट्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर्स हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि और भी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे लव जिहाद हो, जैसे जमीन जिहाद हो, ऐसे ही अब एक डॉक्टर जिहाद प्रारंभ हो गया है। इन पढ़े लिखे लोगों का जो माइंड वॉश किया, माइंड इनका दरअसल में जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको पहले दिन से ही ये पढ़ाया जाता है कि यहूदी और हिंदू तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं, काफिर हैं, इनको जीने का हक नहीं है, इनका सामान, इनकी औरतें आपके लिए माले गनीमत है, इनको नुकसान पहुंचाओ, और नुकसान भी ऐसा पहुंचाओ कि मौत भी तड़प तड़प कर दी जाए। ये इस किस्म की चीजें उन्हें पढ़ाई जाती हैं, तो उनका माइंड बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ये पढ़े लिखे लोग उसके अंदर आ जाते हैं, आपके सामने हैं, आ गए हैं। और इसकी व्यापकता देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यानी कि सब जगह के मॉडल, और केवल आदमी नहीं, औरत भी, यानी कि उसमें लेडी शाहीन भी है। ये सब मिलके और इन्होंने जो काम किया, अब आप इसकी थोड़ी सी गहराई ये समझिए कि जो सामान मिला, ठीक है 3500 कितना केजी या 3 टन बारूद मिल गया। जो बारूद है, 1 पाउंड जो बारूद होता है RDX, उसका 1/16 हिस्सा होता है 1 औंस। वो 1 सर रहिए, आप हमारे साथ आते हैं आपके पास सर, एक सेकंड। माइक नीचे कर लो, फेस कवर हो गया, नीचे करो माइक, माइक नीचे करो। सर जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस की तरफ থেকে পুরোটা বলা হবে इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? থেকে তারা विस्फोटक के बारे में जानकारी রাকেশ জি ছবি দেখাচ্ছি, ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনের ছবি দেখাচ্ছে, যেখানে তিনি বলছেন যে সহযোগিতার জন্য এসেছেন। सर आप किस तरह का सहयोग प्रोवाइड? सिर्फ दिल्ली में सर, बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अलर्ट्स किए गए। किन किन राज्यों में अगर आप सर बता सकें? सर यहाँ सर किस तरह सिक्योरिटी? आप लोग किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं सर? हेल्प कैसे कर रहे हैं? साइड हो जाएगा, आराम से, आराम से सर। 1 मिनट ठहर जाइए, ठहर जाइए, 1 मिनट जाइए, आपको छोड़ देंगे सर, 1 मिनट ठहर जाइए, छोड़ देंगे सर। क्या सर क्या हो रहा है सर के बारे में, एक्सप्लोसिव के बारे में क्या पता चल पाया? रुकिए जी जी, अरे यार, अरे माइक तो नीचे कर लो, कैमरा पीछे करो यार, इतना आगे मत ले जाओ यार। सिक्योरिटी से रिलेटेड, अरे मोबाइल भाई आईएएस नीचे, रवि नीचे आई। मदद क्या क्या कर क्या कैमरा पीछे करो यार, कहाँ दिखा रहे हो? तो सीआरपीएफ ठीक है, चलिए रहेगी लगातार नजर इस पर भी। और टीपी त्यागी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते